जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube परिवार गुड टाइम क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने शुरू किया था SSC GD में प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने एक प्रैक्टिस सेट किया था और आप सभी ने उसको देखा, बहुत अच्छे तरीके से देखा। ठीक है, आप सबने हम कह सकते हैं आप सबका प्यार बहुत अच्छा मिला। ठीक है, तो उसी की सीरीज़ में पेपर से पहले मैंने आपको कहा था कि आप अपने आप को जांचो, जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसको भी देखो कि जो भी आपने पढ़ा है वो अब आपके प्रैक्टिस सेट में कितना ज़्यादा यूज़ हो पा रहा है। ठीक है, और इस प्रैक्टिस सेट में आप कितना ज़्यादा कर पा रहे हो, क्योंकि जितना आप यहाँ पर बेहतर करोगे पेपर भी आपका बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। ठीक है, तो कैसी लगी थी पिछली क्लास। ठीक है, क्या उसमें कोई दिक्कतें थी, क्या ऐसा कोई क्वेश्चन था जो आपको कम समझ में आया था। अगर कुछ रहा होगा तो मैंने उसमें कहा था कि आप रिवीजन करके आइएगा। ठीक है, और मुझे विश्वास है कि आज की क्लास को जब भी आप देख रहे हैं तो पीछे जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है उन सभी चैप्टर्स का आपने बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिया होगा और उसके बाद में आप आज की क्लास को यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, और अगर आपने रिवीजन कर लिया होगा तो उसका फ़ायदा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और वो ये होगा। ठीक है, वो ये होगा कि जैसे ही क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप मेरी इस उम्मीद पे खरे उतरेंगे और आंसर क्वेश्चंस का मुझसे पहले आप जरूर देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी बच्चों के पास में, क्योंकि इस समय इस क्लास की ज़रूरत उन सभी बच्चों को है जो SSC GD में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उस जॉब को लेना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर लाइक कर दीजिएगा क्योंकि मज़ा बहुत आएगा क्लास में। ठीक है, और शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। पहला सवाल है आज की क्लास का। सवाल ने कहा है कि रुपए 900 की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, ब्याज के रूप में 810 रुपये प्राप्त करने में कितने वर्ष का समय लगेगा। ठीक है, देखो भैया क्या है ना कि 900 रुपये हैं हमारे पास कुल कितने रुपए हैं, 900 रुपये हैं और इन पर जो हमें ब्याज मिलता है वो 810 रुपये का मिलता है। ठीक है, ये हमारे पास मूलधन है और ये हमारे पास ब्याज है। ठीक है, हम सभी एक बात जानते हैं, मैंने आपको हमेशा कहा है कि मैं आपको एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट देता हूं। ठीक है, एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल नई हो। और आज के इस जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इसमें हर क्वेश्चन में आपको मैं एक नई चीज़ सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको जब पढ़ाया है तो मैंने आपको सारी चीज़ें लगभग बता दी हैं, फिर भी अगर इनमें कोई ऐसी चीज़ मिल सकती है जो आपको अभी तक आपने नहीं पढ़ा या ऐसा क्वेश्चन आपने कभी नहीं किया, तो इसमें भी आपको मैं एकदम बेस्ट दूंगा। क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं आपको सिखा रहा था, लेकिन अभी क्या है, मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ कि आप कैसे करने वाले हो और मैं वो समय कितना कम कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो यसाई अगर ये P 100 होता है तो ये RT के बराबर होता है और R हमको दिया गया है 5%। ठीक है, तो देखो इसको 100 बनाते हैं, 9 से इसको भाग कर दो तो ये हो जाएगा 100, 9 से अगर इसको हम भाग कर देते हैं तो 9 9 81, ये कितना हो जाएगा 90। अब ये जो 90 है ये किसके बराबर होता है, ये RT के बराबर होता है यसाई। ठीक है, जब ये 100 तो ये RT के बराबर हो जाएगा। R हमको दिया गया है 5 और T हमको पता नहीं है। ठीक है, 90 हो जाएगा तो T कितना हो जाएगा बोलो तो 90/5 अगर हम भाग कर दें तो कितना आएगा 18। तो हम कह सकते हैं सर 18 वर्ष में 900 रुपये पर जो साधारण ब्याज है वो 810 रुपये हो जाएगा। अगर ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो सी वाला। ठीक है, यहां पर ये कह सकते हो सर 3-4 स्टेप हमको करना पड़ा। मुझे एक बात बता दो, क्या इस सवाल को लगाने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत थी या ये बिल्कुल दिमाग में हल हो सकता था। ठीक है, क्या हम ये नहीं कर सकते थे, 900 और ये है, इसको 100 बना लो, 9 से ये 90 हो जाएगा, 90 को सीधे 5 से भाग करना था, 18 हमारा आंसर हो जाता, कुछ नहीं करना था इसमें। ठीक है, समझ रहे हैं ना, शानदार सवाल था, कोई बात नहीं है, मजा आया होगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। सवाल ने कहा है एक बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात है वो 4-3-2 है। ठीक है, क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो हम यहाँ पर L लिख लेते हैं, यहाँ पर B लिख लेते हैं और यहाँ पर H लिखते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, लेंथ, ठीक है, ब्रीथ और हाइट। सवाल ने क्या कहा, 4-3-2 अनुपात क्या है उसका, 4 अनुपात यानी 3 और ये 2, ये अनुपात उनका दिया गया है। अब सवाल ने क्या कहा है कि यदि लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी जाती है और ऊंचाई में 40% की कमी कर दी जाती है। भैया ये लंबाई है, इसमें 50% की क्या कर दिया गया, वृद्धि कर दिया गया। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हम चाहें तो जैसे इसका हम 50% तो निकाल सकते हैं इजीली, लेकिन सवाल ने एक बात और कहा है, कोई बात नहीं, डेसिमल में चीज़ें आ जाएंगी तो हम लोग कर लेते हैं, या और चाहो तो इनको हम थोड़ा सा और बड़ा भी कर सकते हैं, 40, 30 और 20 ऐसा हम ले सकते हैं, बोलो हाँ ले सकते हैं। ठीक है, 40, 20, 30 हो गया। सवाल ने क्या कहा, इसकी लंबाई में 50% की वृद्धि, तो अगर यहाँ पर हम लोग प्लस 50% करेंगे तो 40 का 50% 20 होगा, यानी कि ये 60 हो जाएगा। ठीक है, चौड़ाई की कोई बात उसने नहीं करी तो यानी 30 का 30 रहने वाला है। फिर सवाल ने क्या कहा है, ऊंचाई में 40% की कमी कर दी जाती है। 20 का अगर हम 40% निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 8 आएगा।
8 की यहाँ पर क्या कर दी जाती है, -40% की कमी कर दी जाएगी, यानी ये हमको कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। ठीक है भैया, कितना मिलेगा ये, तो ये हमको 12 मिलेगा। अब सवाल ने हमसे क्या पूछा है, सवाल ने हमसे पूछा है बॉक्स के नए आयतन का पुराने आयतन से अनुपात ज्ञात करो। तो बॉक्स का जो नया आयतन है वो हमारे, आयतन मतलब क्या होता है, LBH। ठीक है, ये है नई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 30 इंटू 12, ये हमारा क्या है, ये नया वाला आयतन है। और जो पुराना वाला आयतन है वो कितना है, 40 इंटू 30 इंटू 20। बोलो, बात समझ में आ गई। ठीक है, ऐसे सारी चीज़ें गुणे में है तो 30 से तो पहली बात ही हमारा 30 कट जाएगा, इस जीरो से हमारा ये वाला जीरो कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर क्या है, 4 है और ये 4 तियाँ कितना हो जाएगा, 12, 6 तिरी कितना हो जाएगा, ये इधर 18 हो जाएगा। ठीक है, और उधर हमारे पास क्या बचने वाला है, 20। इसको अगर हम थोड़ा सा और काटेंगे तो हम देख सकते हैं कि 2 9 18 और 2 10 में कितना हो जाएगा, 20। तो ये जो 9:10 है यही हमारा आंसर हो जाएगा, और सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है भैया, जो सी वाला ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। सवाल ने कहा था कि नए आयतन का पुराने वाले आयतन के साथ में अनुपात देखना था, तो इसलिए हमने नए वाला जो आयतन है उसको हमने क्या किया है, सबसे पहले रखा है। ठीक है भैया, शानदार सवाल था, अच्छा सवाल था, और इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से लगाया है। और अगर आपने क्लास देखी है, ठीक है, तो आपने अगर क्लास देखी है तो आपको पता होगा कि ऐसा सवाल मैंने आपको करवाया है। ठीक है, तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, ए के 39% और बी के 42% का जो औसत है वो ए और बी के अंतर के 3/5 के बराबर है। कोई दिक्कत की बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, कैसे लगाना है, बस बात ये है कि सवाल ने जो कहा है उसको सबसे पहले हम लिखते हैं। ठीक है, तो सवाल ने कहा है ए का 39% और बी का 42%। तो ए का 39% की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ए इंटू 39, प्रतिशत मतलब नीचे 9, और बी का कितना होगा, तो बी का 42%, और नीचे भाई प्लस कर रहे हैं तो 100 इसके नीचे आएगा, 100 इसके नीचे आएगा, तो एक ही बार हम लोग 100 ले लेते हैं। ठीक है, फिर सवाल ने क्या कहा है, इसका औसत। औसत मतलब क्या है कि दो चीज़ें हैं तो उनको जोड़ के बटा 2 कर दो, तो हम लोग नीचे 2 भी कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने उनको पहले जोड़ लिया है। किसके बराबर है, तो सवाल ने कहा है ए और बी के अंतर के, किसके बराबर है ये, तो ए और बी का जो अंतर है, ठीक है, इनके 3/5 के बराबर है, यानी 3/5, यानी इसको हम क्या करने वाले हैं, 3/5 से ऐसे कर देंगे, इसके बराबर है। सवाल ने हमसे पूछा है कि जो बी है वो ए का कितना % है। कोई बात नहीं, हम लोग बता पाएंगे, कैसे बता पाएंगे देखते हैं। देखो क्या है, ये 5 है और 5 से इसको काट दोगे तो कितना आएगा, 5 20 में 100। ठीक है, इस 3 से इन दोनों को हम लोग काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस है ना, तो अगर चाहो तो यहाँ से 3 को बाहर भी निकाल सकते हैं हम लोग, तो भी कट जाएगा। ठीक है, काट देते हैं। 3 से इसको काटोगे, 14 तियाँ 42 और 13 तियाँ 39, 13 से ए को गुणा करा लो, कितना हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा 13A और ये हो जाएगा 14B। ठीक है, अच्छा, बराबर नीचे कितना होगा, 20 दूना 40, और इस 40 का गुणा उधर कराएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 40A, और माइनस का ये कितना हो जाएगा, 40B हो जाएगा। गुड, अब क्या होगा, ये जो 40A है ना, ये 13A को उधर लेकर के जाओ, 40 में से 13 घटा दो। ठीक है, 40 में से 13 घटा दो, कितना बचेगा बोलो तो हम कह सकते हैं सर 27A बचेगा। ठीक है, 27 3 30 जब 40। अच्छा, इस 40B को इधर ले आओ। ठीक है, बात क्या है कि हम 13A को उधर लेके गए लेकिन लिखा हमने इधर। ठीक है, इतना तो आप समझदार होंगे ही, इतना तो समझ सकते हैं। अच्छा, 40B को इधर लेकर के आओ, तो 40 और 14 कितना हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं सर 54B हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। गुड, अब इसको काट देते हैं, तो 27 से कम 27, 27 दूना कितना हो जाएगा, 54, यानी A बराबर किसके होगा, 2B के बराबर हो जाएगा। ठीक है, A किसके बराबर होगा, तो 2B के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम A और B का जो रेशियो है उसको निकालते हैं। सवाल ने हमसे पूछा क्या था, सवाल ने ये पूछा था कि जो B है वो A का कितना % है, जो B है वो A का कितना % है, यानी A नीचे रहेगा। ठीक है, A कहाँ पर रहेगा, नीचे रहेगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर A और B के अनुपात की, ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, और B की वैल्यू कितनी है, तो 1 है। B की वैल्यू 1 का मतलब है 1 के मल्टीपल में 1 ही तो है, जो A है उसके मल्टीप्लाई में कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब सवाल ने पूछा क्या है, सवाल ने हमसे ये पूछा है कि जो B है वो A का कितना % है। भैया B कितना है, 1 है। ठीक है, B कितना है, 1 है, और ये A मतलब कि 2 का ये कितना % है, तो इसको 100 से गुणा करा दोगे, ये 50 हो जाएगा। 50 को 1 से अगर गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 50, और हम कह सकते हैं सर 50% है। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम अगर बात करेंगे ऑप्शन की, तो ऑप्शन कहाँ पर है भैया, तो A वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो A वाला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई कैलकुलेशन है। अगर क्वेश्चन में आप इतना भी ना करो तो फिर बेकार है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर आप इतना भी ना करो तो बेकार है। अगला सवाल देखें, नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। सवाल ने कहा है A किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है और B उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। देखो भैया,
ए और बी दो आदमी है, एक यहाँ पर ए नाम का आदमी है और बी है। ए 25 दिन में पूरा कर सकता है और बी क्या कर सकता है, उसको 30 दिन में पूरा कर सकता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। ए 25 दिन में पूरा कर सकता है और बी क्या कर सकता है, उसको 30 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। सवाल ने क्या कहा है, यदि दोनों एक साथ मिल करके 5 दिन तक काम करते हैं। पहली बात, काम कितना है पता करते हैं। कैसे पता करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। कितना ले लें, 150 ले लें, ठीक है। तो 30 पंजे 150 हो जाता है और 25 छक्का कितना होता है, 150। ये इनकी क्षमता, यानी एक दिन में अगर दोनों लोग मिल के काम करेंगे तो 11 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 11 काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर सवाल ने क्या कहा, दोनों 5 दिन तक काम करते हैं। तो 5 दिन तक अगर ये दोनों लोग काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, हम कह सकते हैं सर 55 काम हो जाएगा। अब 150 में से अगर 55 को घटा दोगे तो जो शेष वर्ग यहाँ पर हमारे पास बच रहा है, ठीक है, जो शेष कार्य हमारे पास यहाँ पर बच रहा है वो कितना बचेगा भैया, तो 95 जो वर्ग है वो अभी भी हमारे पास बच रहा है। सवाल ने हमसे पूछा है कार्य का कितना हिस्सा शेष बचेगा। 95 कार्य हमारे पास बचा कितने में से, 150 में से, ठीक है। इसको काट देते हैं, 5 से भाग कर दो 19 हो जाएगा, 5 से इसको भाग कर दो 19/30, ठीक है। कितना बचेगा, 19/30 बचेगा। और 19/30 अगर हम बात करेंगे ऑप्शन की तो भैया ए में हमको मिल जाएगा। तो जो ए वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है। ऐसा भी सवाल मैंने आपको करवाया है और शायद यही सवाल मैंने आपको करवाया हो, क्योंकि मैंने कहा मैंने प्रीवियस ईयर जो करवाया है उसमें हो सकता है ये सवाल मैंने आपको करवाया हो, ठीक है। कोई बात नहीं है, अगले सवाल पे चलें। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत शानदार सवाल, ठीक है। इसमें सवाल ने कहा है कि विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की जो औसत उम्र थी, ठीक है, वो 20 वर्ष थी। 6 वर्ष बाद उनका 2 साल का बच्चा है। परिवार की जो वर्तमान औसत उम्र है वो ज्ञात करो, ठीक है। हम क्या करते हैं, सवाल ने हमसे ये कहा है कि विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत उम्र 20 वर्ष थी। तो हम एक काम करते हैं, देखो क्या है, ये हस्बैंड हो गए, ठीक है, और ये इनके वाइफ हो गए, ये 2 लोग हैं। इनकी जो औसत उम्र है वो कितनी है, 20 वर्ष है, ठीक है। बात को समझना, 20 वर्ष है। तो हम कह सकते हैं औसत उम्र का मतलब हस्बैंड की जो उम्र है h प्लस वाइफ बटे 2 बराबर 20। तो इन दोनों की उम्र का जो योगफल होगा वो कितना होगा, 40 वर्ष होगा, ठीक है भाई। सवाल ने यही तो कहा है, 20 वर्ष थी, दोनों का जो औसत उम्र था वो 20 वर्ष था, यानी कि दोनों की उम्र का जो योग है वो कितना हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल ने क्या कहा है, 6 वर्ष बाद उनका 2 वर्ष का बच्चा भी है। 6 साल के बाद में, 6 साल के बाद में, ठीक है। तो 6 साल के बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 6 साल के बाद में ये दोनों लोग 6-6 साल बड़े हुए होंगे। तो या तो 2 बातें कह सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं इनका जो एवरेज है वो 20 से 26 हो गया होगा, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 12 वर्ष बढ़ गया होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों लोग तो 6-6 साल बढ़ेंगे। तो अगर ये 12 वर्ष बढ़ गया होगा तो 40 और 12 कितना हो जाएगा, 52 वर्ष। और यहाँ भी देखो 26 वर्ष उनका औसत है, 2 लोग हैं तो 26 दूना कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई, गुड। अब सवाल ने क्या कहा है कि 6 साल के बाद में उनका 2 साल का बच्चा भी है। तो 52 साल के तो ये दोनों लोग मिल करके हो गए और 2 साल का इनका बच्चा है, तो तीनों लोगों की उम्र का जो योग है वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 54 वर्ष हो जाएगा। लेकिन सवाल ने कहा है इनका औसत बताओ। अब ये बताओ कुल लोग कितने हैं, तो हम कह सकते हैं सर 3, क्यों, मम्मी पापा और उनका छोटा सा बच्चा, ठीक है। तो 54 बटे कितना होगा, 3 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा भैया, 18 वर्ष आएगा। कितना आएगा, 18 वर्ष आएगा। तो हमें कह सकते हैं कि इन तीनों का जो औसत उम्र होगा, ठीक है, वो कितना होगा, 18 वर्ष होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो बी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा भैया, तो जो बी वाला है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। समझ गए चीज़ों को, बहुत अच्छे। अगला सवाल देखिएगा, ठीक है। और अगले सवाल पे हम लोग जो काम करेंगे, ठीक है, देखो यहाँ से आपको क्या कौन सी चीज़ें पता चलेंगी, और यहाँ से वो चीज़ें आपको पता चलेंगी कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है कहाँ पर हमको मतलब जैसे क्या होता है ना, हम कैलकुलेशन से डरते इसलिए है कि अगर चीज़ें फ्रैक्शन बन रही होती हैं तो उनको काट पीट करके हम या तो दशमलव बना देते हैं, दशमलव है तो उसको दशमलव में ही रहने देते हैं। लेकिन आपको कैलकुलेशन सीखनी है, कभी कभी चीज़ों को दशमलव नहीं बनाना है और कभी कभी चीज़ों को दशमलव बना लेने में ही फ़ायदा है, ठीक है। तो ये कैसे आपको पता चलेगा, ये चीज़ें तब पता चलेंगी जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे। और यहाँ पर चूंकि ये प्रैक्टिस सेट है तो मैं आपको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिस ही करवा रहा हूँ। और सवाल सारे बहुत अच्छे हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर देखिएगा कि इसको आप कैसे लगाओगे, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल ने कहा है कि एक व्यक्ति अपने गाँव से अस्पताल तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया। यदि पूरी यात्रा में 4 घंटे 36 मिनट का समय लगता है तो गांव से अस्पताल की दूरी ज्ञात करो, ठीक है। गांव से अस्पताल की दूरी ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है ना कि हमें जो समय पता है वो दोनों तरफ का पता है, इधर से गया उधर से आया, दोनों में कुल कितना समय लगा वो हमें पता है, ठीक है। और चाल हमको दोनों की अलग अलग दी गई है। तो कैसे यहाँ पर निकालने वाले, सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों की एवरेज स्पीड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इनकी एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो भैया क्या है,
एक चाल 30 दी गई है और एक चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यहाँ पर बात करेंगे इनके एवरेज स्पीड की हम, ठीक है, तो एवरेज स्पीड का आप सभी लोग जानते हैं एक फार्मूला होता है 2 गुणे x, यानी कि पहली चाल और गुणे दूसरी चाल, बटे में क्या होगा, इन दोनों को जोड़ लो, तो 30 प्लस कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इनको हल करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 4 गुणे 30 और बटे में कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा ना। देखो 4 एक कम 4 हो जाता है, 4 से इसको काटोगे तो 4 बटे 32, इनको थोड़ा सा और काटोगे तो 15 बटे 4 कितना हो जाएगा, ये 15 बटे 4 आएगा। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारी एवरेज स्पीड, ठीक है। क्या होगी, ये स्पीड होगी। हमको पता करना है दूरी कितनी होगी, तो डिस्टेंस बराबर हम सभी जानते हैं स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। तो ये चाल है और समय कितना लगने वाला है, तो बताओ तो भैया, समय 4 घंटे 36 मिनट लग रहा है, ठीक है। देखो 4 घंटे तो ये हो गए, 36 मिनट का मतलब क्या होता है कि 36 बटे 60 घंटे, और इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर प्लस कर लेंगे, ठीक है। 12 तियाँ 36 हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 बटे 4 गुणे में, ठीक है। 5 चौके 20 और 3 23, 23 बटे कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, 23 को 3 से गुणा कराओगे 69 आएगा, और नीचे 4 है, ठीक है। 69 बटा कितना हो जाएगा भैया 4, यही हमारी दूरी हो जाएगी 69 बटे 4 किलोमीटर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। 69 बटे 4 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है वो सी वाला जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया सवाल था, ठीक है, छोटा सवाल था और बढ़िया सवाल था, और आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो नेक्स्ट ईयर में आने की संभावना भी हो सकती है। सवाल नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 7 ने कहा है एक संख्या के 3/8 के आधे का 2/3 40 है, उस संख्या का 80% कितना है। कितना बढ़िया सवाल। सवाल ने क्या कहा, एक संख्या के 3/8, देखो हमने माना कि संख्या क्या है n है, इसके 3/8, ठीक है, तो 3/8 हमने लिख लिया। 3/8 के आधे, आधे का मतलब क्या होता है 1/2, 1/2 हो गया, के 2/3, तो 2/3 मतलब 2/3, ये है कितना, तो ये 40 है, ठीक है। देखो 2 से सबसे पहले इसको काट दो, कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। 3 से इसको काट दो, ये चीज़ खत्म होगी। 8 दूनी कितना है 16, ठीक है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, 320 हो जाएगा। सवाल ने क्या कहा, इसका 80% बताओ, तो 80% का मतलब कितना होता है 8/10, ये खत्म हो जाएगा, गुणा करा लो। 8 दूनी 16 और 8 तरीक 24 और ये कितना हो जाएगा 25, 256 आएगा, यानी कि 256 आएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है, खत्म। कहाँ है, तो ऑप्शन ए में है, और ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है भैया। बढ़िया लग रहा है ना। अगर बढ़िया आपको लग रहा हो तो फिर आप हमें भी थोड़ा सा अच्छा करवा सकते हो। कैसे, वो जो लाइक वाला बटन है उसको ऐसे दबा दो, नए हो तो सब्सक्राइब वाले बटन को भी दबा देना, ठीक है, और शेयर कर देना सबके पास में, बस। और क्या चाहिए हमको आपसे, बस इतना ही तो चाहिए। अगला सवाल नंबर 8, राजेश ने 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदा और उसे 40% की हानि पर बेच दिया। साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है। कितना बेहतरीन सवाल है। देखो 1400 रुपये पर उन्होंने खरीदा, ठीक है, 40% की हानि पर उन्होंने बेच दिया, मतलब 60% पर बेचा होगा, तो इसका 60% निकालो, 6/10, ये खत्म हो जाएगा। 14 छाक कितना होता है भैया 84, और 1 0 चिपका दो तो 840। कितना छोटा सवाल, कहाँ पर है, तो सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सही होगा भैया, तो जो सी वाला है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। और ये है हमारा 8वां सवाल खत्म हो गया। और इसके बाद में जो अगला सवाल हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अच्छे तरीके से इसको देखना, और ये अपने आप में एक बहुत अच्छा सवाल है। मानते हैं कि पूछा गया है जीडी में, लेकिन सवाल वाकई में मतलब दिल को छू गया, बड़ा अच्छा सवाल लगा हमको, ठीक है। क्यों लगा अभी आपको भी पता चलेगा। सवाल ने क्या कहा है, देखिए सवाल ने कहा है सूरज एक तय कार्य को, ठीक है, मेरा ही नाम है, सूरज एक तय कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में मनोज और राजेश मिलकर उसे पूरा करते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सूरज की एफिशिएंसी है, ठीक है, वो मनोज और राजेश के योगफल के बराबर है। अच्छी बात है, ठीक है। यदि राजेश अकेले इस कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकता है। देखो राजेश की बात अगर हम सबसे पहले करते हैं तो राजेश इसे 28 दिन में पूरा कर सकता है, अच्छी बात है, ठीक है। फिर सवाल ने क्या कहा, और सूरज और मनोज मिलकर इसे 14 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। सूरज और मनोज मिलकर इसे 14 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम पता करते हैं काम कितना है, 28 है। राजेश की जो क्षमता है वो 1 है, और इन दोनों की मिला करके जो क्षमता है वो 2 है, ठीक है। ये बात यहाँ पर आ गई, ठीक है, गुड। अब सवाल ने पूछा है कि मनोज अकेले इस काम को कुल कितने दिनों में करेगा। मनोज को अगर हमें पता करना है कितना समय लेगा, इसके लिए मनोज की जो क्षमता है वो हमें पता करनी पड़ेगी, और मनोज की क्षमता को कैसे पता करेंगे वो बात हम समझते हैं, ठीक है। देखो भैया स्टार्ट में क्वेश्चन ने हमसे एक बात कहा था, और उसने ये कहा था कि जो सूरज की क्षमता है, ठीक है, वो राजेश की क्षमता और मनोज की क्षमता के बराबर है। एक बात ये हमको पता है, ठीक है, मतलब सूरज की जो क्षमता है वो राजेश की क्षमता और मनोज की क्षमता के योगफल के बराबर है। तो एक तो ये पहली कंडीशन हमको पता चल गई, ठीक है, गुड। अच्छा उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखें
उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमको एक चीज़ दिख रही है, और वो दिख रही है कि जो राजेश की क्षमता है वो 1 है। जो राजेश की क्षमता है वो कितनी है? 1 है। और जो सूरज और मनोज इन दोनों लोगों की जो क्षमता है वो कितनी है? 2 है। बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? गुड। अब देखो क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं सूरज की क्षमता प्लस राजेश की क्षमता और प्लस मनोज की क्षमता, ये कुल कितना हो जाएगा? ये 2 + 1 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा? 3। भाई तीनों लोगों की क्षमता को हमने जोड़ा तो 3 आया। क्यों? सूरज और मनोज, ये सूरज और ये मनोज इन दोनों की क्षमता 2 और राजेश की क्षमता 1, 3 दो मतलब सबको जोड़ेंगे तो 3 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं? देखो ये जो R+M लिखा हुआ है ना, R+M, ये R+M किसके बराबर है? यस के बराबर है। तो ये S और इस R+M की जगह पर भी S लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 यस, और ये किसके बराबर होगा? 3 के। तो जो यस है वो किसके बराबर हो जाएगा? 3/2 के। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सूरज की कैपेसिटी है वो 3/2 है। 3/2 का मतलब कितना है भैया? 1.5 यानी 1.5 है। ठीक है, 1.5 यानी कि 1.5 है। किसकी क्षमता? सूरज की क्षमता जो है वो कितनी है? 1.5 है। ये बात समझ में आ गई? शाबाश। अब यहाँ पर देखो सूरज और मनोज इन दोनों की जो क्षमता है वो कितनी है? 2 है। ठीक है, लेकिन इसमें सूरज की जो क्षमता है वो 1.5 है। तो मुझे बता दो कि मनोज की क्षमता यहाँ पर 1/2 मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 1/2 का मतलब आधा। भाई सूरज और मनोज दोनों लोगों की जो क्षमता है वो 2 है। 1.5 इसमें से अगर अकेला सूरज काम करता है तो मनोज केवल आधा ही तो काम करेगा। अब आधा काम अगर वो एक दिन में करता है, काम उसको कुल 28 कर रहे हैं, 1/2 के हिसाब से करेगा। 2 को ऊपर भेज दो भैया, तो ये कितना हो जाएगा? 28 × 2 और कितना आएगा? 56 आएगा। और ये जो 56 दिन है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हमारा आंसर हो जाएगा? 56 दिन। और ऑप्शन कौन सा सही होगा भैया? तो डी वाला। ठीक है, बोलो ऑप्शन डी वाला सही होगा। था बढ़िया सवाल कि नहीं था? ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त सवाल था, और इस सवाल पे तो आपका 1 लाइक बनता है। ठीक है, इस सवाल पे आपका 1 लाइक बनता है अगर आपको ये सवाल बढ़िया लगा हो तो। ठीक है, और बढ़िया लगा तो होगा ही। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 10। और 10 नंबर सवाल को करते ही जो हमारी क्लास है वो 50% हो जाएगी। ठीक है, तो 10 नंबर में क्वेश्चन ने कहा है कि किसी वस्तु को इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 18/25 मूल्य पर बेचने पर 19% की हानि होती है। इसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? मतलब ये कि 18/25, ठीक है, मतलब जो 25 है वो उसका असली विक्रय मूल्य है, लेकिन जब हम उसको 18 रुपये पर बेचते हैं तो हमको क्या होता है? हमको 19% की हानि होती है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ 19% की हानि होने का मतलब ये है कि 18 रुपये पर जब उसको हम बेचते हैं तो हमें 19% की हानि होती है। मतलब हम उसको 81% पर बेच रहे हैं। कितने पर बेच रहे हैं हम? 81% पर बेच रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो इसको काट लेते हैं। 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 9 9 81, मतलब 2 रुपये या 2 रुपये का अगर वो बिकता है तो वो किसके बराबर है? 9% के बराबर है। सवाल ने कहा है कि अगर इसको उसके वास्तविक मूल्य पर बेचा जाए, यानी 25 रुपये पर बेचा जाए, तो अगर 25 रुपये पर बेचा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 25 इधर गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 9 × 25 और बटे में कितना होगा? ये वाला 2। ठीक है, 25 को 9 से गुणा करा दो, कितना हो जाता है? तो 225, और 225 को अगर हम 2 से गुणा करा देते हैं तो 200 को गुणा कराओगे तो 100 आएगा, 25 को गुणा कराओगे 12.5 आएगा, यानी 112.5। कितना हो जाएगा? 112.5, यानी 25 रुपये का अगर हम उसको बेचते हैं तो वो 112.5% के बराबर होगा। और जो भी चीज़ हम खरीदते हैं वो हम 100% पर खरीदते हैं। यानी अगर हम यहाँ पर अपना प्रॉफिट देखें, ठीक है, अपना प्रॉफिट अगर हम देखें तो यहाँ से हम 100% को माइनस कर देंगे तो हमें दिख जाएगा कि 12.5% हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे कि इसमें जो ऑप्शन है 12.5% वो कहाँ लिखा हुआ है, तो वो सी पे लिखा हुआ है, तो जो सी वाला है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जो सी वाला है वो क्या हो जाएगा भैया? तो वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भैया, समझ में बातें आ गई? अच्छी बात है। ठीक है, सवाल बहुत अच्छा था। अगला सवाल देखते हैं। बिल्कुल छोटा सा सवाल है। ठीक है, एकदम हल्के में आप इसको क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। सवाल ने क्या कहा है कि यदि अनुपात P/Q 2:3 है, ठीक है, P और Q का जो अनुपात है वो हमें दिया गया है 2:3। ठीक है, और उसके बाद में Q/R हमें दिया गया है वो 3 कुछ दिया गया है। कितना दिया गया है? तो 4। ठीक है, सवाल ने हमसे पूछा है कि P+Q अनुपात Q+R कितना है। यहाँ पर एक अच्छी बात ये है, ठीक है, कि जो Q यहाँ पर है वही Q यहाँ पर है, यानी चीज़ें सब कुछ एकदम लेवल पे हैं। तो P+Q का मतलब P और Q को जोड़ लो तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सर 5। Q+R इनको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा? 7। तो इनका आंसर कितना आएगा? 5:7 आएगा। ऑप्शन कहाँ पर है? तो आपको पता चल रहा होगा कि ए में 5:7 बढ़िया बढ़िया दिख रहा है। ठीक है,
बोलो दिख रहा है ना, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, बढ़िया बढ़िया सा दिख रहा है तो अच्छी बात है, यानी जो आपकी आंखें हैं वो क्या है, बिल्कुल अभी भी सही हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना चीज़ों को, ठीक है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, ठीक है, और इसको आप देखिए एक बार, ठीक है, तब तक हम जरा थोड़ा सा ये काम कर लेते हैं, जो इंक है थोड़ा सा भर लेते हैं इसमें। तब तक आप क्या कर रहे हैं, अपने इस सवाल को पढ़िए और देखिए कि आप इसको कैसे लगाने वाले हो। सवाल ये भी बहुत अच्छा है, बस देखना ये है कि आप इसको कैसे करने वाले हो। आपको लगेगा कि सवाल में तो आधी चीज़ें हमको दी गई हैं और आधी चीज़ें हमको नहीं दी गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सवाल में सारी चीज़ें हैं, बस आपको ढूंढने की ज़रूरत है कि आप इसको कैसे ढूंढोगे, ठीक है। तो लगा आपसे, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, हम हैं बताने के लिए। सवाल ने क्या कहा है देखते हैं एक बार। सवाल ने कहा है कि दो ट्रेनें एक ही समय से एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशनों से विपरीत दिशाओं में रवाना होती हैं, मतलब मैं आपकी तरफ और आप मेरी तरफ, ठीक है। दोनों ट्रेन किसी एक रेलवे स्टेशन से या एक स्टेशन से 180 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। देखो बात क्या है ना कि पार कहाँ पर करती हैं, किसी एक तरफ से, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर एक स्टेशन है और यहाँ पर एक स्टेशन है, इनके बीच के जो टोटल डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर है, ठीक है। कोई भी एक स्टेशन ले लो, चाहे इधर वाले ले लो चाहे उधर वाले ले लो, मैं मान रहा हूँ मैं इधर वाले ले रहा हूँ। यहाँ से 180 किलोमीटर की दूरी मान लो, यहाँ पर वो पॉइंट है, ठीक है, ये 180 किलोमीटर आएगा। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को पार करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो पहली वाली ट्रेन है वो कितने भी समय में, हमको नहीं पता चूंकि दोनों साथ में चलना शुरू करी थी, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कुछ भी घंटा लगा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, तो 180 किलोमीटर। जो दूसरी वाली ट्रेन है चूंकि कुल दूरी 300 है, तो इसने 120 किलोमीटर की दूरी को तय किया होगा कि नहीं किया होगा, ठीक है ना, तय किया होगा ना, शाबाश। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मान लेते हैं कि जो पहली ट्रेन है इधर वाली, उसने 180 किलोमीटर की दूरी को तय किया, जो दूसरी वाली ट्रेन है उसने 120 किलोमीटर की दूरी को तय किया। सवाल ने पूछा क्या है कि उनकी चाल का अनुपात बताओ, ठीक है। चाल का अनुपात तो तब पता चलेगा जब हमको ये पता चलेगा कि समय कितना लगा इन दोनों को। तो मैं ये मान रहा हूँ, ठीक है, मैं अगर ये कह दूँ कि इन जो कि दोनों लोग एक साथ में चले थे, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि दोनों लोगों ने 1 घंटे में इतनी दूरी को तय कर लिया, 1 घंटे में खत्म बात, ठीक है। कहोगे नहीं सर 1 घंटा अगर नहीं मान लो 2 घंटा मान लो, तो 2 घंटा मान लो, ठीक है, 2 घंटा मान लो। ये क्या है, ये दूरी है, ठीक है, ये दूरी है, टाइम, ये टाइम रहा, ठीक है। अगर मैं मान लो 2 घंटे में, ठीक है, तो यहाँ पर बटा 2 और यहाँ पर बटा 2। अब ये मुझे बता दो दूरी बटा समय क्या होता है, तो स्पीड होता है। ये 2 से 2 कट जाएगा, मैं आपको समझाने के लिए केवल कह रहा हूँ, 2 आपको लिखना नहीं है, 2 से 2 कट जाएगा, अनुपात में चीज़ें खत्म हो गई, यानी कि बचा यहाँ पर क्या बचा, तो अभी भी 180 और 120, ठीक है ना। इसी में काम कर लेते हैं, समय लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों लोग एक साथ में चले थे तो दोनों लोगों का समय समान है। जब दोनों लोगों का समय समान है तो समय समान है, तो आपस में समय क्या होगा, खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई। जैसे आप भी पढ़ाई कर रहे हो, आपका पड़ोसी भी पढ़ाई कर रहा है, आप दोनों लोग क्या कर रहे हो, बराबर बराबर समय दे रहे हो, आपका समय समान है। तो जब समय समान है फिर भी आप में से किसी एक की नौकरी लगती है, एक की नौकरी नहीं लगती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जिसकी नौकरी लग गई उसकी जो स्पीड है, पढ़ने की जो क्षमता है वो ज़्यादा रही होगी, क्योंकि समय तो आप दोनों लोगों ने समान दिया, और समय जब समान है तो समान समान चीज़ें आपस में क्या होती हैं, बिल्कुल समान हो जाती हैं, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, ठीक है भैया, गुड। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, इनको थोड़ा और काटो तो कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, और 6 दूनी कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सर जी स्पीड का जो रेशियो आएगा वो 3:2 हो जाएगा। कहाँ पर है, तो ऑप्शन बी में है, काम खत्म। कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है, काम खत्म है। सवाल बहुत छोटा था, बस आपको समझाना था, ये चीज़ें इसलिए मैंने आपको बताया है, और ये समझाना है भाई, यहाँ पर हम आए हैं आपको समझाने के लिए, तो समझाना तो पड़ेगा, बिना समझाए कैसे काम चलने वाला है भैया, ठीक है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 13। सवाल इसमें कह रहा है कि यदि 5 आरोही क्रम वाले क्रमिक विषम पूर्णांकों का जो औसत है वो 11 है, तो उनमें से अंतिम 3 का औसत कितना होगा। देखो बात क्या है, 5 अंक हैं, तो 5 अंकों में विषम पूर्णांकों का जो औसत होता है, विषम को ले लो या सम को ले लो, ठीक है, खास करके जब अंकों की संख्या, ठीक है, मतलब जैसे 5 है ना, अगर 5, 7, 9 ऐसे होते हैं तो जो औसत होता है वो बीच वाला होता है। 11 क्या है, औसत है, तो हम मान लेते हैं 11 बीच में रहा होगा। अगली संख्या कौन सी रही होगी, 13, और इसके अगली संख्या कौन सी रही होगी, 15। 3 हो गई, 2 और एक इसके छोटी रही होगी 9, और एक इससे छोटी रही होगी 7। यही वो 5 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है, 11, ठीक है। सवाल ने क्या कहा है, सवाल ने हमसे कहा अंतिम 3 संख्याओं का औसत मुझे बता दो, आखिरी की 3 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो हर बच्चा बता देगा सर 13 होगा, 13 होगा। 13 कहाँ है, तो डी में है, डी सही हो जाएगा। 13 कहाँ है, तो डी में है, और जो डी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है भैया। मजा आया इसमें कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है
सवाल ने कहा है कि एक व्यक्ति को एक वस्तु रुपये 7,281 में बेचने पर 10% की हानि होती है, 10% का लाभ कमाने के लिए वो उसको किस पर बेचे। देखो भैया क्या है, एक बार उसको 10% का नुकसान होता है, मतलब वो 90 का बेचता है, लेकिन अब वो चाहता है कि वो उसको 110 का बेचे, यानी 11 का बेचे। ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 9 रुपये की चीज़ 11 पे वो चाहता है बेचना। जब वो 9 का बेच रहा था मेरे हिसाब से, लेकिन सवाल ने कहा वो 7281 में बेच रहा था। देखो 9 अठे 72, और फिर ये 0 और 9 9 81, 809। इसको अगर हम 809 से गुणा करा देते हैं तो देखो कितना आएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर 9 में 0 जोड़ेगा 9 हो जाएगा, 8 में 0 जोड़ेगा 8 हो जाएगा, और फिर 8 तो है ही। तो 88 और 99, 8,899 आंसर हो जाएगा। कहाँ भैया, तो बी में है, बी वाला बिल्कुल सही, ठीक है। जो बी है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। समझ गए चीज़ों को, बहुत शानदार। अगले सवाल पे चलें, क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं इसको कैसे लगाओगे आप। अच्छा सवाल है। सवाल ने क्या कहा है कि एक राशि है, एक राशि लड़की नहीं है, कोई राशि, धनराशि जिसको कहते हैं, एक राशि पर 12% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1,590 है। 2 गुने समय और आधी ब्याज दर पर उसी राशि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, राशि पता करनी, ठीक है। कैसे पता करेंगे, देखो चीज़ों को मैं कैसे लगाऊंगा हम समझते हैं। देखो जो यहाँ पर रेट की बात करें वो कितनी है, 12%, और 12% का मतलब होता है 3/25। कितना होता है, 3/25। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं टाइम की, तो वो हमको दे दिया गया है 2 साल का। कितना दे दिया गया है, 2 साल का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है, जो प्रिंसिपल है हमारा, ठीक है, प्रिंसिपल, जो हमारा प्रिंसिपल है, इसको मैं मूलधन कह लूँ, ठीक है। तो ये जो मूलधन है इसको मैं मान रहा हूँ, ठीक है, क्या मान रहा हूँ कि वो 25 का स्क्वायर और 625 है। बोलो ठीक है कि नहीं, ठीक है। मैंने क्या माना कि जो हमारा मूलधन है वो कितना है, 625 है। बात समझ में आएगी, गुड। अब मैं यहाँ पर मान रहा हूँ कि जो मूलधन है वो हमारा 625 है, ठीक है। तो अब 625 पे क्या होगा कि 2 साल का जो ब्याज है वो सवाल ने क्या कहा है, 1,590 है। कैसे 90 है देखते हैं। सबसे पहली बार अगर इसका हम 12% निकालें, यानी 3/25 निकालें, भाई 12% का मतलब ही तो 3/25 है, निकालो। तो 3 इसको गुणे 3/25 करोगे, 25 से ये कट जाएगा, 25 में 625, और 25 यहाँ कितना होगा, 75 होगा। बोलो हाँ कि ना, 75 हो जाएगा ना, गुड। अगली बार निकालेंगे, दूसरे साल में निकालेंगे तो फिर 75 ये तो आएगा ही, और 75 का फिर से इतना करना पड़ेगा। तो 3/25 से 75 को गुणा कराओगे जब, 25 या 75, 3 त्रिक का 9, ये हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा ब्याज मिलेगा 2 साल में। कितना हो जाएगा, जोड़ लो, 75 75 150 और 9 कितना हो जाएगा, 159, ठीक है। ये क्या है, ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है। 159 मेरे हिसाब से आया, लेकिन सवाल ने क्या कहा, नहीं वो 1590 के बराबर है। किसके बराबर है, 1590 के। तो सोचो एक यूनिट किसके बराबर होगा, 10 के। अगर एक यूनिट बराबर है 10 के, तो मूलधन को हमने कितना माना था, 625 माना था। तो सोचो 625 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6250 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हाँ सर जी हो जाएगी। गुणे का क्यों निशान लगाया, अभी देखते हैं। अब सवाल ने क्या कहा था कि 2 गुने समय के लिए और आधी ब्याज दर पर, ठीक है। समय कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। समय 2 साल था तो 4 साल हो जाएगा। ब्याज दर आधी हो जाएगी, यानी 6%। बटे में क्या करेंगे, 100 करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको ब्याज निकालना है, ये चीज़ अलग है, ठीक है। हल करते हैं, कैसे हल करेंगे, देखो पहली बात, ये 0 से 0 कट जाएगा। 5 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। 5 से जब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये 125 आएगा। कितना आएगा, ये 125 आएगा, ठीक है। 2 से अगर हम इसको काट देते हैं कितना हो जाएगा, 2 तियाँ 6, 4 तियाँ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 से इसको गुणा करा लो। 12 से हमको क्या करना है, इसको गुणा करा लेना है, ठीक है। गुणा कराना ही पड़ेगा। हम सोच रहे थे 12 पंचे 60 का 0 बन जाएगा, 0 वाला देख लेंगे, लेकिन सब में है तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। गुणा करा लेते हैं। देखो कितना होगा भैया, 12 पंजे 60, ठीक है। 12 बरे 144 और 60 वाला 6, 150 हो जाएगा। बोलो तो हाँ। तो 150 यानी 1500 रुपये इसका क्या बनेगा, साधारण ब्याज बनेगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कहाँ पर है, तो बी में है। बी वाला देख लो भैया, बड़े आराम से आपको दिख रहा होगा, और ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक। बोलो मजा आया, समझ में आ गया चीज़ें, शानदार, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था, अच्छे सवाल सारे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और बहुत अच्छे सवाल हैं सारे के सारे। अगर आप इन सभी प्रैक्टिस सेट को करके जाते हैं, जितना भी आपके पेपर के पहले हो पाता है, जितने भी प्रैक्टिस सेट हो पाते हैं, अगर आप सबके सब करके जाते हो, तो 20/20 में कोई मतलब इफ़ बट वाली कोई बात ही नहीं है कि हाँ सर किंतु परंतु लगेगा, सर ये नहीं होगा, सर वो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा।
एकदम श्योर है कि 20/20 आप मार के आओगे, और उसके बाद में आओगे तब कहोगे हाँ सर मेरा हो गया, ठीक है। और कैसे कहोगे फिर हमको कैसे पता चलेगा, तो टेलीग्राम है, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता है, वहाँ पर जाइएगा, ज्वाइन करिए हमें वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर आपको सारे जो भी क्लासें हैं इन सबकी PDF भी वहाँ पर आपको मिलती है, और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो वहाँ पर बात भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो दोनों बातें वहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 16 ने कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 1014 में जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर कोई भी शेषफल प्राप्त न हो। देखो भैया क्या है, 3, 4, 5, 6, 3 है, 4 है और 5 है और 6 है। इनका सबसे पहले तो एलसीएम ले लो। देखो कैसे निकालेंगे एलसीएम, 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 6, ठीक है। और 4, 5 का एलसीएम कितना होगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। इनका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, तो हम कह सकते हैं सर 60 होगा। भाई इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। अब 60 को इन सबसे भाग करके देख लो, सब कुछ कट जाएगा, इजी था ना, बिल्कुल। अब 60 वो संख्या है जिसको अगर हम इनमें से किसी से भी डिवाइड करते हैं तो जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अच्छा 60 में जब शेषफल 0 आएगा तो 60 का कोई भी मल्टीपल ले लो, वहां पर शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन सवाल ने क्या कहा, 1014 हमारे पास है, हमारे पास क्या है, 1014 है। इसको हमें भाग करना है किससे, 60 से। देखते हैं 60 का कौन सा मल्टीपल है, कैसे भाग करेंगे। देखो 60 एकम 60, 60 एकम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हमें पता करना है कि ये कितना छोटा है, ठीक है। अच्छा 60 एकम 60 कितना बच रहा है यहाँ पर बताओ तो, 60 एकम 60 अगर करेंगे तो कितना बच रहा है भैया, 41 बच रहा है। 60, 40, सॉरी 41 बच रहा है, फिर कितना हो जाएगा, 414। कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 414, ठीक है। इसको अगर हम 60 से भाग करते हैं, इसको 1014 ही तो था, हाँ ठीक है। इसको अगर हम 60 से भाग करते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कि ये कितनी बार में जाएगा। तो 6 सते कितना होता है, 42, 6 कितना होता है, 48, यानी 6 सते 42, 6 सते कितना होता है, यानी इसको अगर हम 60 से भाग करते हैं, भाग कुछ ऐसा करना है क्योंकि सवाल ने क्या कहा है, इसमें कुछ जोड़ना है, तो भाग कुछ ऐसा करना है इससे थोड़ा सा बड़ा आ जाए। तो 60 को अगर हम गुणा करते हैं 7 से, जो 6 सते कितना हो जाएगा, 42, यानी 420। मतलब ऊपर वाली चीज़ अगर 420 होती तो पूरा पूरा कट जाता। 420 बनाने के लिए इसमें हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, तो हम सभी जानते हैं सर 6 जोड़ना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि वो जो सबसे बढ़िया संख्या है जिसको हम इसमें जोड़ दें, किस में जोड़ दें, 1014 में जोड़ दें, तो ये पूरी की पूरी संख्या 60 से कटेगी, और 60 से कटने का मतलब इन सबसे कटेगी, तो वो संख्या 6 है, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा, तो डी वाला, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मिलेगा, तो डी वाला मिलेगा, ठीक है। बढ़िया सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है, बस नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बढ़िया था ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। आसान सवाल भी बढ़िया होते हैं, ऐसा किसने कहा कि जो आसान सवाल होते हैं वो अच्छे नहीं होते, ठीक है, बढ़िया होते हैं। अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, कैसे लगाओगे इसको, थोड़ा सा दशमलव भी है, कोई बात नहीं है, मजा आएगा। सवाल ने कहा है कि 2 क्रमिक छूट के बाद रुपये 175 वस्तु, जो भी कीमत की जो चीज़ है वो 129.15 रुपये में मिलती है हमको, ठीक है। सवाल ने क्या कहा, यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट कितनी है। लगाते हैं, मजा आएगा। कैसे, देखो हमने माना कि जो पहली छूट है वो 100 रुपये से लेकर के वाई है, मतलब जैसे 10 रुपये की चीज़ कोई 9 पे मिल रही है तो हमने माना 100 रुपये की चीज़ वाई पे मिल रही है, पहली छूट। दूसरी छूट कितनी है, वो 10% की है, तो हम कह सकते हैं सर 10 रुपये की चीज़ 9 पे मिलेगी, ये तो बात होगी। अच्छा इसके बाद में हुआ क्या, इसके बाद में हुआ ये कि जो 175 रुपये की चीज़ थी ना, 175 वाली, वो हमको मिलने लगी 129.15 रुपये में। कितने पे मिलने लगी, 129.15 रुपये में मिलने लगी। अब कैसे लगाएंगे इसको, सवाल ने क्या कहा, देखो हमें क्या करना है ना, हमें x और y का अनुपात चाहिए, ठीक है। अब x के लिए क्या करना होगा, इसको इसके साथ में गुणा करा दो, तो हम कह सकते हैं सर x के लिए होगा 175 गुणा 9, और y के लिए हो जाएगा 10 गुणा 129, तो 129 1 और 0.5 हो जाएगा। 10 से हमने सीधे गुणा करा दिया, ठीक है। या मैं ऐसे लिख लेता हूँ ना, कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या कर देते हो, मतलब ठीक है, इतना थोड़ी किया जाता है, ऐसे, ठीक है। समझ गए चीज़ों को, बहुत अच्छे। इनको क्या करते हैं, काट पीट देते हैं। देखो 9 से कट जाएगा 9, 5 6 2 8 1 9, बिल्कुल कट जाएगा। तो 175 यहाँ पर लिखा रहेगा, या क्यों लिखा रहे हम 5, इसको भी खत्म करते हैं। 5 दूनी 10, ठीक है, 5 तियाँ 15, 2 पचहम 25। अच्छा इधर फिर कुछ बचेगा ही नहीं क्योंकि केवल 9 बचा, 9 से इसको काटेंगे। देखो 9 एकम 9, 3 बचेगा, 39 हो जाएगा। 9 चौके 36, फिर कितना बचेगा, फिर 3 बचेगा, लेकिन अब दशमलव लग जाएगा यहाँ पर, लगेगा ना, हाँ 31 हो जाएगा। तो 9 त्रिक 27, 4 बचेगा, और 9 बचे कितना हो जाएगा 45, और गुणे में यहाँ पर कितना है 2 है। बोलो है कि नहीं है, बिल्कुल है। फिर इनको काटते हैं हम, कैसे कटेगा ये, 5 से कटेगा, तो 5 सते कितना हो जाएगा 35, ठीक है। अच्छा ये 5 सते 35 हो गया। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, कितना बचेगा 4, ठीक है, दशमलव लगा लो। 4 कितना होगा 43, 5 अठी कितना हो जाएगा 40, 3 बचेगा 35 हो जाएगा। 5 सते 35 और गुणे में कितना है 2, अभी भी है। इसको हम 1 बनाते हैं सीधे, इसको 1 बनाएंगे और इसको 7 से भाग कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं 7 से भाग कर ही देते हैं। देखो 7
पहली बात तो 0 में जाएगा ऐसे करके, ठीक है। फिर 7 चौके कितना हो जाएगा 28, 7 चौके कितना हो जाएगा 28 करके 7 है, तो 7 एकम 7 और गुणे में कितना है 2। अच्छा इसको गुणा करा लो, 41 दूना कितना होता है 82, तो 0.82 हो जाएगा। बहुत अच्छे, ये कितना है 1, मतलब 1 रुपये की चीज़ 0.82 पे मिल रही है। या मैं ये कहूँ अगर इसको हम 100 से गुणा करा देते हैं तो ये 100 हो जाएगा, और इसको 100 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा, ये 82 हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं सर 100 रुपये की चीज़ 82 पे मिल रही है, तो मुझे बता दो डिस्काउंट कितना हुआ। जो यहाँ पर हमको डिस्काउंट मिला होगा वो 18 रुपये मिला होगा, 18% रहा होगा कि नहीं रहा होगा, बोलो। बात समझ में आ गई। इतना हमने इसलिए किया है ताकि आप कैलकुलेशन को बहुत ही मजे तरीके से कर सको। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो दशमलव वाली चीज़ थी क्या आप पे बर्डन बनी, क्या आपके दिमाग पर इसका कोई प्रेशर बढ़ा, आपको लगा ऐसा कि हाँ ये बहुत गंदी चीज़ है सर, ये कितना आप काटोगे, कैसे हम करेंगे? नहीं, स्टेप अगर बढ़ जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेप बढ़ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस बात यह है कि सवाल इजी हो जाए, मतलब कुछ ऐसा ना हो वहाँ पर कि काटते समय हमारा दिमाग हैंग होने लगे कि अरे क्या कर रहे हो यार, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो चीज़ें कटनी चाहिए और वो कटेंगी यहाँ पर, ठीक है। 18% हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। कौन सा सही होगा भैया? ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। मज़ेदार सवाल, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, और अगला सवाल जब हम आपको बता रहे होंगे उसमें हम आपको एकदम इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बताएंगे कि क्या बताए, ठीक है। मतलब सोचना पड़ता है ऐसा, हमको एग्ज़ाम में ऐसे सवालों में ऐसी ऐसी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, और इस प्रैक्टिस सेट को करवाने के लिए और कराते समय मेरा एक टारगेट है, और वो ये है कि आपको कोई भी क्वेश्चन हो एग्जाम में हम किस तरीके से उस सवाल के बारे में सोच सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और यही वो चीज़ है जो हमें सिलेक्शन दिलाता है, ठीक है। और आपका सिलेक्शन होना आपके ऊपर ही तय करता है कि आप अपने दिमाग को उस क्वेश्चन के प्रति किस तरीके से सोचने पर विवश कर सकते हो दिमाग को, ठीक है। जितना बढ़िया तरीके से दिमाग सोचेगा सवाल उतनी बढ़िया तरीके से लगेगा, और वो क्या थिंकिंग है वो इस सवाल में मैं आपको बताऊँगा। सवाल ने क्या कहा है मैं भी बताऊँगा कि आप इसको कैसे लगाते और इसको हम कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। सवाल ने कहा है 18,527 रुपये हैं, ठीक है। इनको ए, बी और सी में इस प्रकार से बांटना है कि ए और बी का जो अनुपात है वो 4:7 है। मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, वो तरीका जो आप लगाते। ए और बी का जो अनुपात है वो 4:7 है, ठीक है। बी और सी का जो अनुपात है वो 5:6 है, ठीक है। बी का और सी का जो अनुपात है वो 5:6 ऐसा है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, इस सवाल को हर कोई ऐसे ही लगाता, हम भी वैसे ही लगाते। फिर क्या करना है, बी को बराबर करना है। बी को बराबर करने का मतलब ये 35 हो जाएगा। उसके लिए इसको 7 से और इसको 7 से, इसको 5 से, इसलिए इसको भी 5 से गुणा कराएंगे, तो 5 चौके कितना हो जाएगा, ये 20, ये ए हो जाएगा। बी हमारा हो जाएगा 35, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 6 सते कितना हो जाएगा 42। बोलो होगा कि नहीं होगा? हाँ सर जी हो जाएगा, ठीक है। सवाल ने क्या कहा, कुल पैसा कितना है 18,527 है, तीनों लोगों में बंटना है। मैंने कहा ए को 20 रुपये मिले, बी को 35 रुपये मिले, सी को 42 मिले, तीनों को कितना पैसा मिला जोड़ो। 40, 30, 70 और 20 90, 5 95 और 2 कितना हो जाएगा 97। ये कितना हो जाएगा 97 रुपये तीनों लोगों ने कमाया, और 97 रुपये मेरे हिसाब से कमाया, लेकिन सवाल ने कितना कहा है कि 18,527 रुपये, 18,527 रुपये उन्होंने क्या किया, कमाया है, ठीक है। अब सवाल ने हमसे ये पूछा है कि ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा कितना है। तो हम क्या करेंगे, 97 से इसको डिवाइड करोगे, उसके बाद में ए को 20 रुपये मिले तो 20 की वैल्यू निकालोगे। बात समझ में आ गई? गुड। अब यहाँ पर क्या है, चूंकि ये सवाल मैंने नहीं बनाया, ये सवाल एसएससी में पूछा गया है, तो इसके जो ऑप्शन है उसको भी एसएससी ने किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे सवाल जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस तरीके से आपके सारे सवाल लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, सारे नहीं लगेंगे। लेकिन अगर कोई सवाल वैसा लग रहा है तो हम क्यों ना लगा लें भाई, हमको अपना समय बचाना है। इसको अगर आप डिवाइड करोगे, चूंकि ये नंबर भी ऐसा है कि डिवाइड करने में थोड़ा सा मेहनत लगेगा, ठीक है। डिवाइड करो, 20 की वैल्यू निकालो, तो क्या है, कुछ नहीं है। आप पहले इसके ऑप्शन को देखो। ऑप्शन का मतलब ये है कि 4 के चारों ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट हैं, और किसकी वैल्यू हमको निकालनी है, 20 की। 20 में क्या है, 0 है, मतलब कि जो ऑप्शन है उसमें एक ऐसा ऑप्शन जरूर होगा जो 20 से कटेगा। और यहाँ पर हमने ये देखा कि यहाँ पर इन चारों में केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 20 से कट रहा है, और वो है 3,820। ऑप्शन नंबर ए 3,820, यही वो आंसर है जो कट रहा है, तो यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कैसे पता चला 20 से कट रहा है, क्योंकि आखिरी में 0 है और 0 वाला केवल एक ही है, और यहाँ पर भी 0 वाला केवल एक ही है, इसलिए जो ऑप्शन ए है वो इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो हमें ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं थी। देखो ये सारी चीज़ें भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इनको बराबर किया, 4 पंचे 20 देखा और झटाक से हमने मार दिया। क्यों? क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो ये चीज़ सोच पा रहा है, कर पा रहा है, ठीक है। और ये तभी होगा
जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे, कई बार चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे, तब ये चीज़ें आपके दिमाग में आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 19 क्या कह रहा है। सवाल ने कहा है ए बी सी और डी के जो अनुपात है वो 5 2 4 3 है। 5 2 4 और 3 है। ये कौन है? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। सवाल ने कहा है कि यदि ए को डी से 1000 रुपये अधिक मिले, ए और डी के बीच का गैप अगर हम देखें तो 2 है, ठीक है, और 2 किसके बराबर है? 1000 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं सर 1 किसके बराबर होगा? तो 1 बराबर होगा 500 के। बोलो हाँ कि ना? हाँ। सवाल ने कहा सी को कितने रुपए मिले? सी को कितना मिला भैया? 4 रुपये मिले। 4 किसके बराबर हो जाएगा? अगर 1 बराबर है 500 के, तो हम सभी कह सकते हैं सर 2000 के बराबर होगा। बोलो हाँ कि ना? तो 2000 के बराबर होगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो बी वाला सही हो जाएगा। ये भी हाँ कि ना? तो हाँ, ठीक है, ना तो होना ही नहीं है। अच्छा, आपका सिलेक्शन होगा कि ना? हाँ कि ना? तो हाँ, ठीक है, सिलेक्शन क्या है? होना है। अगला सवाल और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ठीक है। सवाल ने क्या कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 2495 जोड़ने पर, जिसमें 2495 जोड़ने पर जो योगफल है वो 6 4 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। मतलब ये है कि वो छोटी संख्या कौन सी है जिसको, ठीक है, ये शायद गलत हो गया थोड़ा सा, जिसको होना चाहिए, जिसको 2495 जोड़ने पर 6 4 और 3 से कट जाएगा। देखो क्या है, 6 है, 4 है और 3 है, ये है, ठीक है। 6 और 3 के एलसीएम की बात करें तो कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है, 6 आ गया। अच्छा, 6 के बाद में यहाँ पर क्या है? 4 है। 6 और 4 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ, ठीक है। सवाल ने क्या कहा है? 2495, इसको 12 से भाग कर दो, तो 12 दुना, सबसे पहले तो 2 से 24 खत्म हो जाएगा, ठीक है, 0 जाएगा। फिर हमारे पास कितना है यहाँ पर? 95 है। तो 12 ठीक कितना होता है? 96 होता है ना। यानी अगर ये 96 होता तो पूरा पूरा कट जाता, ठीक है, अगर ये 96 होता तो 208 में पूरा पूरा कट जाता। कितने की कमी भैया? यहाँ पर 1 की कमी हमको नज़र आ रही है। तो एक ही वो संख्या है जिसको अगर 2495 में अगर हम जोड़ देते हैं तो वो संख्या 6 4 और 3 से पूरी तरीके से कट जाएगी। तो शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। ऑप्शन कौन सा भैया? ए वाला। जो ए वाला ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है भैया। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। सवाल बड़े अच्छे थे, ठीक है, मुझको पढ़ाने में बड़ा मज़ा आया और आपको पढ़ने में बड़ा मज़ा आया, और ये मज़ा तभी आएगा जब आपका सिलेक्शन होगा और आप ये कहोगे सर वर्दी हमको मिल गई, ठीक है। तो जो मेरे पढ़ाने का जो मेहनत है ये भी सफल होगा, आपके जो पढ़ने का मेहनत है वो भी सफल होगा। ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत अच्छी हो जाएंगी उस समय जब आपके कंधे पे वर्दी मिल जाएगी, ठीक है ना, आपके शरीर पे वर्दी होगी। तो कैसे लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट जरूर किया करिए, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। और मिलेंगे फिर अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारों का ख्याल रखिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक हम जरूर पहुंचा सकें किसी भी हाल में। और लाइक कर दिएगा, शेयर करिएगा सही बच्चों के पास में। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।